साल था 1945, बसंत का मौसम। जर्मनी में एक 11 साल का लड़का है हेलमुथ। वो अपने बिस्तर पर लेटा है और अपने माता पिता को फुसफुसाते हुए सुन रहा है। उसके पिता, जो एक जाने माने डॉक्टर थे, अपनी पत्नी से पूछ रहे थे कि क्या अब पूरे परिवार को खत्म कर देने का वक्त आ गया है या सिर्फ मुझे ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और ये बात वो किसी निराशा में नहीं कह रहे थे, ये डर था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब मित्र देशों की सेना हमारे साथ वही करेगी जो हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले ही दिन वो हेलमुथ को लेकर जंगल गए। वो उनका एक साथ आखिरी खुशनुमा दिन था और उसके कुछ देर बाद ही हेलमुथ के पिता ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली। ये बात उस बच्चे के दिमाग पर इतनी गहरी बैठ गई कि उसने अगले 9 सालों तक घर पर खाना नहीं खाया। उसे लगातार ये डर लगा रहता था कि कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर ना दे दे। और देखिए, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। हेलमुथ के पिता एक नाजी थे, एडोल्फ हिटलर के पक्के समर्थक। ये कहानी उस भयानक दौर का एक नतीजा है। बिल्कुल। तो आज हम दिए गए स्रोतों की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाजीवाद आखिर था क्या, हिटलर जैसा इंसान सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचा, और वो कौन से हालात थे जिन्होंने जर्मनी जैसे देश को इतिहास के सबसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। तो चलिए इसे खोलते हैं। ऐसा लगता है कि सारी कहानी की जड़ें पहले विश्व युद्ध के खत्म होने में छिपी हैं। जर्मनी के लिए वो दौर कैसा था? अब सोचिए, जर्मनी ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा और वो बुरी तरह हार गया। युद्ध के बाद सम्राट ने गद्दी छोड़ दी तो देश की जो संसदीय पार्टियां थीं, उनको एक मौका मिला। उन्होंने जर्मनी को एक नए रास्ते पर ले जाने का, एक लोकतांत्रिक संविधान बनाने का फैसला किया। और अच्छा, यहीं से वाइमर गणराज्य की शुरुआत होती है? हाँ बिल्कुल। वाइमर शहर में एक नेशनल असेंबली मिली और उन्होंने एक नया लोकतांत्रिक संविधान बनाया। इसमें खास बात यह थी कि महिलाओं समेत सभी बड़ों को वोट देने का बराबर का हक दिया गया, जो उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि जर्मनी के ही बहुत से लोग इस नए लोकतंत्र को पसंद नहीं कर रहे थे। ये तो अजीब बात है। मतलब लोकतंत्र में क्या बुराई थी? लोकतंत्र में नहीं, बल्कि उसके साथ जो शर्तें आईं उनमें बुराई थी। असल में पहले विश्व युद्ध के बाद जो जीते हुए देश थे, उन्होंने जर्मनी पर वर्साय में एक शांति संधि थोपी, और वो संधि बेहद कठोर और अपमानजनक थी। अपमानजनक किस तरह से? आप अंदाजा लगाइए। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे विदेशी उपनिवेश, अपनी 10% आबादी, 13% जमीन, 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार, ये सब फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देने पड़े। मतलब एक झटके में देश की औद्योगिक जान ही निकाल ली। ये तो किसी भी देश की कमर तोड़ देने जैसा है। और ये तो कुछ भी नहीं था। सबसे चुभने वाली शर्त थी वॉर गिल्ट क्लॉज, यानी युद्ध अपराध बोध। इसके तहत पूरे युद्ध और उससे हुए नुकसान के लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, और हर्जाने के तौर पर उस पर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। इस अपमान का बोझ हर जर्मन नागरिक ने अपने दिल पर ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस नए लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहे थे, वो तो सीधे सीधे निशाने पर आ गए होंगे। बिल्कुल। वाइमर गणराज्य के जो समर्थक थे, जिनमें ज्यादातर समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स थे, उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर चढ़ाया जाने लगा। राष्ट्रवादियों के लिए वो गद्दार बन गए थे जिन्होंने देश का अपमान करवाया था। यानी इस नए गणराज्य की शुरुआत ही राष्ट्रीय अपमान और जबरदस्त आर्थिक बोझ के साथ हुई। हाँ, और युद्ध ने वैसे भी पूरे यूरोप को कंगाल कर दिया था। जर्मनी को हर्जाना सोने में चुकाना पड़ रहा था, जिससे उसके सोने के भंडार तेजी से खाली हो रहे थे। और इसी वजह से 1923 में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया। हाँ, वो अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन वाला दौर। ये इतना भयानक कैसे हो गया? हुआ ये कि 1923 में जर्मनी ने हर्जाना देने से मना कर दिया। तो जवाब में फ्रांस ने जर्मनी के सबसे जरूरी औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया, जहां उसका सारा कोयला था। अब जर्मनी के पास कोई चारा नहीं बचा, तो उसने बदला लेने के लिए अंधाधुंध कागज के नोट छापने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पैसे की कोई कीमत ही नहीं रही। बिल्कुल। जर्मन करेंसी मार्क रद्दी के बराबर हो गई। हालत ये थी कि अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर 24,000 मार्क का था, और दिसंबर आते आते वो खरबों मार्क का हो गया। दुनिया भर में ऐसी तस्वीरें छपीं जिनमें लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए ठेलों में नोट भर के ले जा रहे थे। आप सोचिए उस समाज की क्या हालत हुई होगी जहां आपकी पूरी जिंदगी की बचत से आप एक कप चाय भी न खरीद पाएं।
इस संकट से जर्मनी बाहर कैसे निकला? मैंने सुना है किसी अमेरिकी प्लान ने मदद की थी। हाँ, अमेरिकियों ने डेविस प्लान से जर्मनी को इस संकट से निकाला। उन्होंने हर जाने की शर्तें थोड़ी आसान कर दी ताकि जर्मनी पर बोझ कम हो। इससे 1924 से 1928 तक जर्मनी में थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन ये स्थिरता मतलब रेत के महल जैसी थी। रेत का महल, ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मनी का सारा सुधार अमेरिका से लिए गए छोटे छोटे कर्जों पर टिका था। और 1929 में जब अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार डूबा, तो अमेरिका ने जर्मनी को पैसा देना बंद कर दिया और यहीं से महामंदी की शुरुआत हुई। और इसका सबसे बुरा असर जर्मनी पे पड़ा। सबसे बुरा। 1932 तक जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 40% तक गिर गया। 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। सड़कों पर लोग गले में तख्ती लटकाए घूमते थे जिस पर लिखा होता था, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। इस माहौल ने समाज को कैसे बदला होगा? इस आर्थिक संकट ने लोगों के मन में एक गहरा डर और बेचैनी भर दी थी। खासकर मिडिल क्लास, जिनकी सारी बचत खत्म हो चुकी थी, उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं वो भी मजदूर या बेरोजगार न बन जाएं। इसे सर्वहाराकरण का डर कहते हैं। लोगों का लोकतांत्रिक सिस्टम से भरोसा ही उठ गया। उन्हें लगा कि ये सिस्टम उनकी मदद नहीं कर सकता। तो ये अपमान, आर्थिक तबाही और डर, इसी माहौल ने हिटलर जैसे किसी इंसान के लिए जमीन तैयार की। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। हिटलर, जिसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, वो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और वर्साई की संधि से आग बबूला था। 1919 में उसने एक छोटी सी जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की और धीरे धीरे उस पर अपना कब्जा जमा लिया। बाद में इसी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन वो रातों रात तो लोकप्रिय नहीं हो गए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1928 के चुनाव में नाजी पार्टी को संसद में 3% से भी कम वोट मिले थे। लेकिन 1929 की महामंदी उनके लिए एक लॉटरी की तरह साबित हुई। जैसे जैसे लोगों की हताशा बढ़ी, नाजियों का समर्थन भी बढ़ता गया। 1932 तक नाजी पार्टी 37% वोटों के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन सिर्फ अच्छे भाषणों से तो कोई देश का सबसे बड़ा लीडर नहीं बन जाता। उस वक्त लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्या? बाकी पार्टियां क्या कर रही थीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में बाकी पार्टियां आपस में ही लड़ रही थीं। उनमें कोई एकता नहीं थी। और जब लोग भूख और बेरोजगारी से परेशान हों, तो उन्हें वादे करने वाला एक मजबूत नेता ज्यादा आकर्षित करता है, बजाय आपस में लड़ते हुए नेताओं के। और हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। वो लोगों को सपने बेच रहा था। कैसे सपने? उसने एक मजबूत राष्ट्र बनाने का वादा किया, वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेने और जर्मन लोगों का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का वादा किया, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देने का वादा किया। स्रोतों में राजनीति की एक नई शैली का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? हिटलर समझ गया था कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। लोगों को भव्यता और ताकत दिखानी होगी। नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं की। स्वास्तिक वाले लाल झंडे, नाजी स्टाइल में सलाम और भाषणों के बाद एक साथ हजारों लोगों की तालियां। ये सब शक्ति का एक सोचा समझा प्रदर्शन था। ये तो एक तरह का माइंड गेम था। बिल्कुल। नाजी प्रोपोगंडा ने हिटलर को एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता की तरह पेश किया, जो मानो जर्मनी को बचाने के लिए ही आया हो। ये छवि उन लोगों के लिए बहुत आकर्षक थी जिनका आत्मसम्मान टूट चुका था और जो एक गहरे संकट में जी रहे थे। और फिर 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने उसे चांसलर बना दिया। लेकिन चांसलर बनने के बाद उसने इतनी जल्दी पूरे लोकतंत्र को खत्म कैसे कर दिया? हिटलर ने 1 महीने के अंदर अंदर ही 2 ऐसे कानून पास किए जिन्होंने लोकतंत्र का गला ही घोट दिया। पहला था जर्मन संसद में एक रहस्यमयी आग लगने के बाद आया फायर डिक्री। इस कानून ने लोगों के बोलने, लिखने और इकट्ठा होने की आजादी छीन ली। और दूसरा? और उसके ठीक बाद आया इनेबलिंग एक्ट। इस एक्ट ने तो कमाल ही कर दिया। इसने हिटलर को जर्मनी का बेताज बादशाह बना दिया, जो संसद से पूछे बिना कोई भी फैसला ले सकता था। एक झटके में जर्मनी में तानाशाही आ गई। नाजी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर बैन लगा दिया गया। समाज पर नजर रखने के लिए गेस्टापो जैसी खुफिया पुलिस और एसएस जैसे क्रूर सुरक्षा बल बनाए गए। और यहीं से नाजियों की वो खतरनाक विचारधारा सामने आती है जिसने दुनिया को दहला कर रख दिया। हाँ, नाजी विचारधारा के 2 सबसे खतरनाक पहलू थे। पहला था नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत। इसके मुताबिक नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल थे और यहूदी सबसे घटिया। यहूदियों को आर्यों का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया
और इस बेबुनियाद बात को सही ठहराने के लिए उन्होंने डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी गलत इस्तेमाल किया। और दूसरा पहलू, लिविंगस्ट्रॉम। दूसरा और शायद सबसे खतरनाक आइडिया था लिविंगस्ट्रॉम का। इसका मतलब सिर्फ रहने की जगह नहीं था। हिटलर का मानना था कि जर्मनों को फैलने का हक है और इसके लिए पूर्वी यूरोप के देशों पर कब्जा करना, वहां के लोगों को गुलाम बनाना या मार देना और उस जमीन पर जर्मनों को बसाना जरूरी है। ये सीधे सीधे साम्राज्यवाद और नस्लीय सफाई का एक प्लान था। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। और उन्होंने इसे लागू कैसे किया? उन्होंने उन सभी लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वो अवांछनीय मानते थे। सिर्फ यहूदी ही नहीं, बल्कि जिप्सी, अश्वेत और यहां तक कि रूस और पोलैंड के लोग भी, जिन्हें वो इंसान से कम समझते थे। यहूदियों पर जुल्म 3 चरणों में हुआ। पहला चरण था बहिष्कार, जो 1933 से 1939 तक चला। उन्हें नागरिकता से बेदखल कर दिया गया, उनके व्यापार का बहिष्कार हुआ और नवंबर 1938 में टूटे हुए कांच की रात जैसी घटना हुई, जिसमें हजारों यहूदियों के घर, दुकानें और प्रार्थनाघर जला दिए गए। और इसके बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। हाँ, दूसरा चरण था घेटोकरण, 1940 से 1944 तक। यहूदियों को शहरों के कुछ खास तंग इलाकों में रहने पर मजबूर किया गया, जिन्हें घेटो कहते थे। ये जगह भूख, गंदगी और बीमारियों का घर थी, जहां लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। और आखिरी चरण? सर्वनाश। हाँ, 1941 के बाद शुरू हुआ अंतिम चरण, सर्वनाश। यहूदियों को मालगाड़ियों में जानवरों की तरह भरकर पोलैंड और दूसरी जगहों पर उन्हें डेथ कैंप्स में ले जाया गया। वहां उन्हें ऑश्विट्ज जैसे कैंप्स में बने गैस चैम्बरों में डालकर मार दिया गया। ये सोचना भी मुश्किल है, खासकर ये कि उन्होंने बच्चों और नौजवानों के दिमाग पर कैसे कब्जा किया। ये सिर्फ राजनीतिक नियंत्रण नहीं था, ये तो पूरी एक पीढ़ी की सोच ने जहर घोलने जैसा था। बिल्कुल। नाजियों को पता था कि अगर उन्हें लंबे समय तक राज करना है तो बच्चों पर कंट्रोल करना होगा। स्कूलों को साफ किया गया, यहूदी टीचरों को निकाल दिया गया, बच्चों को स्कूलों में अलग अलग बिठाया जाने लगा। बाद में तो यहूदी, जिप्सी और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकालकर सीधे गैस चैम्बर्स भेज दिया गया। तो जर्मन बच्चों को क्या सिखाया जा रहा था? उनकी स्कूल की किताबों को दोबारा लिखा गया। एक नया विषय शुरू हुआ, नस्लीय विज्ञान, जिसमें यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता था। बच्चों को वफादार बनना, हिटलर की पूजा करना और हिंसा को अच्छा समझना सिखाया जाता था। यहां तक कि खेलकूद का मकसद भी उनमें आक्रामकता की भावना पैदा करना था। और वो युवा संगठन भी थे, है ना? हाँ, 10 साल की उम्र में बच्चों को युंगवोक और 14 साल की उम्र में लड़कों को हिटलर यूथ में शामिल होना पड़ता था। वहां उन्हें युद्ध की पूजा करना, लोकतंत्र से नफरत करना और यहूदियों और कम्युनिस्टों को अपना दुश्मन मानना सिखाया जाता था। और इस पूरी तस्वीर में महिलाओं की क्या जगह थी? क्या उन्हें बराबर का हक था? बराबर का हक बिल्कुल नहीं। नाजी जर्मनी में औरतों और मर्दों के लिए बराबरी की लड़ाई को गलत माना जाता था। कहा जाता था कि इससे समाज बर्बाद हो जाएगा। लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध खून वाले आर्य बच्चों को जन्म देना है। तो क्या ज्यादा बच्चे पैदा करने पर उन्हें कोई इनाम मिलता था? हाँ, एक तरह का मदरहुड कल्ट था। जो औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती थीं, उन्हें ऑनर क्रॉस दिए जाते थे। 4 बच्चों के लिए कांस्य, 6 के लिए चांदी और 8 या उससे ज्यादा के लिए सोने का क्रॉस। उन्हें दुकानों और थिएटर में भी छूट मिलती थी। और अगर कोई महिला इस नियम को नहीं मानती थी तो? अगर कोई आर्य महिला किसी यहूदी, पोलिश या रूसी मर्द से रिश्ता रखती थी तो उससे सरेआम बेइज्जत किया जाता था। उसका सिर मूंडकर, मुंह काला करके और गले में तख्ती लटकाकर शहर में घुमाया जाता था, जिस पे लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मैला किया है। और कईयों को तो जेल भी हुई। तो आज की हमारी इस चर्चा से एक तस्वीर साफ होती है। पहले वर्साई की संधि ने जमीन तैयार की, फिर आर्थिक तबाही ने लोगों को हताश किया, और इसी हताशा और गुस्से का फायदा उठाकर हिटलर और नाजियों ने प्रोपेगेंडा और दिखावे के दम पर सत्ता हासिल कर ली। नतीजा, लोकतंत्र की मौत और इंसानियत के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा अपराध। एकदम सही। और हेलमुथ के पिता की कहानी कोई अनोखी घटना नहीं थी। वो सिस्टम का नतीजा थी जिसने आम लोगों को या तो इन भयानक अपराधों में हिस्सेदार बना दिया या फिर चुप रहने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि एक नाजी विरोधी पादरी निमोलर ने लिखा था, वहां एक खौफनाक खामोशी थी। ज्यादातर जर्मन लोग सब कुछ देखते रहे, लेकिन उन्होंने मुंह फेरना बेहतर समझा। वो डरते थे। और पादरी निमोलर के शब्द आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने लिखा था, पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए और मैं चुप रही, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं थी।
फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए और मैं चुप रही। फिर वे ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए और मैं चुप रही। फिर वे मेरे लिए आए और तब मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा था। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा पूछा जाएगा। जब हमारे आसपास नाइंसाफी या नफरत बढ़ रही हो तो चुप रहने और मुंह फेर लेने की हम क्या कीमत चुकाते हैं।